देखिए 20 मार्च 2000 के दिन जब नॉर्थ कैरोलिना के एक मैकडॉनल्ड स्टोर के अंदर एम्प्लॉयज दाखिल होते हैं तो उन्हें नहीं मालूम था कि स्टोर के अंदर पहले से ही एक रॉबर मौजूद है जो अपनी गन के साथ उन्हें धमकाता है। वो उन्हें फ्रीजर रूम में बंद करके वहां से कैश लेकर फरार हो जाता है। लेकिन ये रॉबरी जेफरी मैनचेस्टर पहली बार ऐसा नहीं कर रहा था, बल्कि वो 40 से ज्यादा स्टोर्स को लूट चुका था ऑलरेडी। हालांकि इस बार उसने एक गलती कर दी थी कि वो फ्रीजर रूम को लॉक करना भूल गया था। अब जेफरी के क्राइम्स का तरीका देखिए बहुत सिंपल था। वो रात के समय में मैकडॉनल्ड्स के स्टोर में घुसा करता था और फिर छुपकर एम्प्लॉयज के वहां आने का इंतजार करता। उसने अपने क्राइम्स के लिए मैकडॉनल्ड्स को इसलिए भी चुना था क्योंकि कंपनी पॉलिसी के हिसाब से सभी स्टोर्स का डिजाइन एक जैसे ही होता था, जिस वजह से उसे पूरे स्टोर के डिजाइन के बारे में पहले से ही पता था। 20 मार्च के दिन जब वो उस स्टोर को लूट कर भागा तो एम्प्लॉयज ने जल्द ही बाहर आकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। जेफरी पास के एक जंगल में छिपा था, जबकि उसकी कार एक पार्किंग लॉट में पार्क थी। जब वो वहां से बाहर आकर अपनी कार लेने पहुंचता है तो उसी समय पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया कहानी तो यहीं पर खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ से तो असली कहानी शुरू होती है। कैसे? जब उससे पूछताछ की गई तो एक के बाद एक हैरत अंगेज बातें निकलकर सामने आई। कैसे वो जेल से चकमा देकर भागा, जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो दरअसल होता यूं है कि जेफरी कोई आम क्रिमिनल तो था नहीं, बल्कि वो एक समय में यूएस मिलिट्री में हुआ करता था। वहां पर उसके टैलेंट को देखते हुए उसे स्पेशल फोर्सेस में भर्ती कर दिया गया। एक ट्रेनिंग के दौरान उसकी यूनिट से कुछ गलती हो गई, जिसका इल्जाम जेफरी पर डाल दिया गया और इसी वजह से उसे एक एक्टिव सोल्जर से एक रिजर्व्ड सोल्जर के रूप में डिमोट कर दिया गया। जेफरी को इस बात से काफी धक्का पहुंचा। इसके बाद ही उसने 1997 में एक इन रॉबरीज को अंजाम देना शुरू कर दिया। अब पुलिस को उस समय ये तो नहीं पता था कि ये रॉबरीज कौन कर रहा है, लेकिन वो एक पैटर्न जरूर देख सकते थे। उन्हें दिख रहा था कि ये रॉबर सिर्फ मैकडॉनल्ड्स को ही टारगेट करता है और छत से हमेशा एंटर करता है, इसलिए उन्होंने उसे द रूफ मैन बुलाना शुरू कर दिया। खैर, ये रॉबरीज पूरे देश में हो रही थी और बाद में जब उसे पकड़ा गया तो पुलिस को इसका लॉजिक समझ में आया। एक रिजर्व्ड सोल्जर के रूप में भी उसे अपनी यूनिट के करीब रहना पड़ता था, इसलिए उसकी यूनिट जहां भी जाती थी वो भी उसी स्टेट में ट्रैवल करता था और वहां जाकर रॉबरीज शुरू कर देता था। 3 साल बाद 2000 में जब वो पकड़ा गया तो जज ने उसे 45 साल की जेल की सजा दी और नॉर्थ कैरोलिना के ब्राउन क्रीक प्रिजन में भेज दिया। जेफरी को हमेशा लगता था कि उसे उसके क्राइम से ज्यादा सजा दी गई है, स्पेशली ये देखते हुए कि वो उस समय सिर्फ 27 साल का था। लेकिन अगले 4 साल तक वो जेल में एक अच्छे प्रिजनर के तौर पर रहा। वो जानता था कि अच्छे बिहेवियर के कारण अगर उसकी सजा को कम भी कर दिया जाए तब भी वो अपनी सारी जवानी जेल में ही बिता देगा, जिस वजह से उसने यहाँ से भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। जेफरी दरअसल जिस प्रिजन में था वहाँ एक वर्कशॉप भी थी, जहाँ एक ट्रक वर्कशॉप का सामान डिलीवर करने आया था। उसने जेल अथॉरिटीज से बात करके वर्कशॉप में जॉब ले ली और जल्द ही वो वर्कशॉप के अराउंड सभी मूवमेंट्स को नोट करने लगा। उसने ट्रक के अराइवल के टाइम से लेकर गार्ड्स की शिफ्ट्स और दूसरे कई प्रोटोकॉल्स को काफी केयरफुली स्टडी किया और एक दिन जब गार्ड्स ट्रक में से कुछ सामान अनलोड करवा रहे थे तब उसने ट्रक को भी स्टडी करना शुरू किया। उसने देखा कि ट्रक के अंदर छिपकर जाने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन एक दिन वो ट्रक के नीचे देखने लगा और उसे काफी स्पेस दिखाई दिया। उसने देखा कि ट्रक के नीचे 2 आयरन सपोर्ट बार्स हैं जिनके डिस्टेंस का मेजरमेंट उसने ले लिया था। अब उसका प्लान साफ था कि वो ट्रक के नीचे छिपकर प्रिजन से बाहर निकलना चाहता था, जिसके लिए वर्कशॉप में उसने एक लकड़ी के फट्टे को उसी साइज में काटना शुरू कर दिया कि वो बेड बन जाए और फिर उसे ब्लैक पेंट से कलर कर दिया। उसने कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस को भी काले रंग के पेंट से पेंट कर दिया था और अब उसे इंतजार था तो सही मौके का। और ये सही मौका उस दिन आया जब बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो गार्ड से बचता हुआ ट्रक के नीचे चला गया और उसने सपोर्ट बार्स के बीच में उस लकड़ी के फट्टे को फिट किया था और उसके ऊपर लेट गया। अब जो ब्लैक कार्डबोर्ड वो लाया था उससे उसने अपनी बाकी बॉडी और सिर को कवर कर लिया। जब ट्रक के जाने का समय हुआ तो ड्राइवर ने जल्दी जल्दी ट्रक को इन्वेस्टिगेट किया। उसने ट्रक को नीचे से देखने के लिए एक स्टिक के साथ लगे मिरर को ट्रक के नीचे डाला, लेकिन क्योंकि लकड़ी और कार्डबोर्ड दोनों ही ब्लैक कलर के थे इसलिए वो बाकी कंपोनेंट्स के साथ मिक्स हो गए
और जेफरी को नहीं पकड़ा जा सका। ट्रक के जेल से बाहर आने के बाद बीच में ही जेफरी वहां से कूदकर भाग जाता है और जब जेल अथॉरिटीज को जेफरी के मिसिंग होने की खबर मिली तो उन्होंने उसकी खोज शुरू कर दी। पुलिस को पहले लगा था कि शायद वो यहाँ से भागकर कैलिफोर्निया में अपने होम टाउन जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भैया जेफरी अभी भी नॉर्थ कैरोलिना में ही है। जेफरी को छिपने के लिए एक जगह जरूर चाहिए थी और एक दिन वो टॉय आर यूएस नाम के टॉय स्टोर में वहां पर पहुंच गया। वहां पर वो एक नॉर्मल कस्टमर ही नजर आ रहा था, लेकिन उसने नोटिस किया कि जिन वुडन डिस्प्लेस पर टॉयज पड़े रहते हैं उसके अंदर इतना स्पेस है कि एक आदमी वहां पर तो रह सकता है। सभी से छिपते हुए वो उसी दिन वहां पर छिप जाता है और रात में स्टोर बंद होने के बाद बाहर आया। बाहर आकर उसने अपने लिए स्टोर से ब्लैंकेट्स, पिलो और बच्चों के लिए मिलने वाले खाने पीने के आइटम्स को चुराना शुरू कर दिया और उन्हें अपने हाइड आउट में ले गया। इसके साथ साथ वो जानता था कि उसे सर्विलांस कैमरास की नजर से भी बचना होगा, जिस वजह से वो मैनेजर के ऑफिस में घुसा और उसने वहां से कैमरा सिस्टम्स को देखना शुरू कर दिया। वो यहाँ पर ये देख पा रहा था कि स्टोर के अंदर कितने कैमरास हैं, वो कहां पर और किस एंगल पर प्लेस्ड हैं और कैसे उन्हें डिसेबल किया जा सकता है। इसके साथ साथ उसने वहां के एम्प्लॉयज की लिस्ट भी पढ़ना शुरू कर दिया और ये देखा कि किसकी शिफ्ट कब शुरू होती है। जेफरी एक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर था और उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर काम आ रही थी। वो हर एम्प्लॉय का नाम और उनकी मूवमेंट्स को अब जानता था और दिन में उस वुडन डिस्प्ले कैबिनेट में छिपने के बाद रात के समय वो सप्लाईज के लिए बाहर आता था। वो जानता था कि पुलिस उसे अभी भी ढूंढ रही होगी, इसलिए उसने कई हफ्तों तक कोई भी रिस्क नहीं लिया और यही उसका लाइफस्टाइल हो गया। रात को बाहर आकर कई बार वो बोर होने से बचने के लिए रिमोट कंट्रोल कार से खेलने भी लगता था, तो कभी वहां पर बच्चों की साइकिल चलाने लगता था। लेकिन जेफरी को भी पता था कि वो हमेशा वहां पर तो रह नहीं सकता, स्पेशली तब जब साल खत्म होने वाला था और हॉलीडे सीजन के समय वहां पर काफी भीड़ आने वाली थी। उससे ये डर था कि ऐसे समय में वो पकड़ा जा सकता था और इसी वजह से उसने वहां से जाने का भी प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए, जेफरी की किस्मत भी उसका साथ दे रही थी, क्योंकि टॉय आर यूएस की बिल्डिंग के साथ में ही एक सर्किट सिटी नाम के एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की बिल्डिंग भी थी, जो कि काफी समय से खाली थी और वहां पर कोई रहता नहीं था। एक रात उसने टॉयज आर यूएस के मेंटेनेंस रूम से कुछ टूल्स चुराए और वो बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया, क्योंकि टॉयज आर यूएस और सर्किट सिटी की बिल्डिंग्स आपस में एक वॉल शेयर किया करती थी, इसलिए यहां से उसने दूसरी बिल्डिंग की छत पर जंप किया और उसकी छत पर एक होल बनाकर वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गया। बिल्डिंग के अंदर जाकर उसने देखा कि स्टोर में कुछ नहीं है और बहुत समय से वहां पर कोई आया भी नहीं है। अब ताकि वो किसी दिन अचानक से वो पकड़ा ना जाए, इसलिए उसे यहाँ पर भी एक छिपने की जगह ढूंढनी थी। उसने नोटिस किया कि सीढ़ियों के नीचे एक जगह है, वहाँ एक वुडन वॉल है जो कि अंदर से खाली है और इसलिए उसने वॉल के अंदर रहने का फैसला किया। इसके बाद उसने इस बिल्डिंग की दीवार में एक होल बनाना शुरू कर दिया, जो टॉयज आर यूएस के मेंटेनेंस रूम में जाकर खुलता था, लेकिन अलमारियों से कवर्ड रहता था। इस होल की वजह से वो टॉयज आर यूएस की बिल्डिंग से इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम करने में कामयाब हो पाया और साथ ही अब उसके पास जब चाहे उस बिल्डिंग में घुसने का रास्ता भी था। अपने नए हाइड आउट में उसके पास इलेक्ट्रिसिटी और बेड तो था ही, पर साथ ही उसने टॉयज आर यूएस से एक मॉनिटर स्क्रीन भी चुरा ली थी, जिससे कि वो उनके सीसीटीवी कैमरास की निगरानी कर सकता था। उसने स्टोर्स में लगाए कैमरास के एंगल्स को भी इस तरह से एडजस्ट किया था कि वो 24 घंटे उसकी निगरानी कर सके। अब अगले कई हफ्तों तक वो यहीं रहा, लेकिन वो अकेला रहकर बोर हो चुका था। उसे ये भी लगा कि उसे जेल से भागे हुए कई महीने तो हो गए हैं, इसलिए शायद अब पुलिस उसे नहीं ढूंढ रही होगी। वो एक नई लाइफ शुरू करना चाहता था, लेकिन उसे ये भी पता था कि यहाँ से बाहर जाने के लिए उसे पैसों की भी जरूरत होगी, जिस वजह से उसने अब टॉयज आर यूएस को लूटने का प्लान बनाया। स्टोर का सारा पैसा एक सेफ में जमा होता था, जिसकी चाबी मैनेजर के पास थी, यानी कि उसे एम्प्लॉयज की मौजूदगी में ही स्टोर को लूटना था और उसके लिए एक गन की भी जरूरत थी। जेफरी ने इसके बाद एक गन स्टोर को शहर में ढूंढा और रात के समय वो छत से उसके अंदर एंटर करने के बाद एक गन चुरा कर ले आया। 28 नवंबर 2004 के दिन वो टॉयज आर यूएस के स्टोर में सुबह सुबह दाखिल होता है और मास्क उसने पहना हुआ था।
जेफरी स्टोर के एम्प्लॉयज को जमीन पर लेटने के लिए कहता है और इसके बाद वो मैनेजर को सेफ तक चलने के लिए बोलता है और पैसा निकालने के बाद वो इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागता है। इमरजेंसी डोर के खुलने से स्टोर में अलार्म्स बजने लगते हैं, लेकिन यही उसका प्लान था। वो दरअसल इमरजेंसी डोर से बाहर जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मेंटेनेंस रूम में उसके बनाए होल के कारण वो साथ वाली बिल्डिंग में छिप सकता था। पुलिस जब स्टोर पर पहुंची तो उन्हें भी यही लगा कि वो इमरजेंसी डोर से भागा है, इसलिए अगले कुछ दिनों में जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई वो सब बेकार थी। जेफरी इसके बाद काफी कॉन्फिडेंट हो गया था और वो शहर में भी जाने लगा था। उसने एक चर्च में जाना शुरू कर दिया, जहाँ के पेस्टर को भी उसने अपना दोस्त बना लिया। यहाँ आकर वो कभी कभी टॉयज आर यूएस से चुराए हुए टॉयज को अनाथ बच्चों को भी दान करने लगा और जॉन जॉन के नाम से उसने यहाँ पर अपनी नई पहचान बना ली। यहाँ पर वो ली नाम की एक लड़की से भी मिला जो जल्द ही उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। जॉन ली को अपने बारे में ये बताता था कि वो सरकार के लिए काम करने वाला एक अंडरकवर एजेंट है, जिस वजह से वो अपने बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता और ना ही उसे अपने घर ले जा सकता है, क्योंकि वो अभी भी सर्किट सिटी की बिल्डिंग में ही रह रहा था। जेफरी ने यही स्टोरी चर्च में बने अपने दूसरे दोस्तों को भी बताई, लेकिन जल्द ही वो इस लाइफस्टाइल से बोर हो गया। अब उसने सोचा कि वो यहाँ से दूर चला जाएगा, जहाँ वो बिना किसी डर के शांति से अपनी जिंदगी बिता सके। इस बार एक नई लाइफ शुरू करने के लिए उसने फिर से एक बार स्टोर को लूटना शुरू कर दिया, लेकिन उसका ओवर कॉन्फिडेंस इस बार उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। हर बार की तरह सुबह सुबह जेफरी अपने सीक्रेट होल से स्टोर के अंदर एंटर करता है और अपनी गन से एम्प्लॉयज को धमकाता है, लेकिन पिछली बार की तरह वो इस बार अपने मॉनिटर में देखना ये भूल गया था कि सभी एम्प्लॉयज एक ही जगह पर इकट्ठे नहीं हैं। इसलिए जैसे ही स्टोर के अंदर आकर उसे रियलाइज होता है कि एक एम्प्लॉय काफी दूर खड़ा है और पुलिस को कॉल कर सकता है, तो वो वहां से भागने लगा। पिछली बार की तरह उसने इस बार इमरजेंसी डोर नहीं खोला था और कोई अलार्म भी नहीं बज रहा था। जब पुलिस वहां पर पहुंची तब तो एम्प्लॉयज ने उन्हें यही बताया कि जेफरी अभी भी स्टोर में कहीं न कहीं छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने तसल्ली से स्टोर के हर एक कोने की जांच करना शुरू कर दी और उन्हें फाइनली मेंटेनेंस रूम में जेफरी का वो होल दिख गया। वो जब यहाँ से सर्किट सिटी की बिल्डिंग में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किस तरह से जेफरी ने वहां पर अपनी एक नई दुनिया बनाई हुई है, जहां उसके काम की सभी चीजें अवेलेबल थी और साथ ही कुछ टॉयज भी थे जिनके साथ वो बोर होते समय खेला करता था। पुलिस को वहां पर जेफरी तो नहीं मिला, क्योंकि वो घबराकर वहां से भाग चुका था, लेकिन जब उसके फिंगरप्रिंट्स को उन्होंने अपने रिकॉर्ड से मैच किया तो उन्हें पता चल गया कि ये वही प्रिजनर है जो कुछ समय पहले जेल से भागा था। पुलिस की सर्च शुरू हो चुकी थी और पूरे शहर में जेफरी की तस्वीरें लगा दी गई थी। चर्च के उनके दोस्तों ने तुरंत उसे पहचान लिया और पुलिस को रिपोर्ट कर दिया कि वो उसे जॉन जॉन के नाम से जानते हैं और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। पुलिस लेह के घर पहुंची और उसे जेफरी या जॉन के बारे में सब कुछ बता दिया और जब वो नहीं मानी तब उन्होंने उसे न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल दिखाया जिसमें उसके जेल से भागने की खबर छपी हुई, और तब न सिर्फ उसे उनकी बातों पर यकीन हुआ बल्कि उसने पुलिस की हर संभव मदद करने के लिए हामी भर दी। ली ने उन्हें बताया कि वो शाम को जेफरी से एक जगह पर मिलने वाली है। दूसरी तरफ जेफरी को पता चल चुका था कि अब उसके लिए शहर में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था और शहर छोड़ने से पहले वो ली से मिलना चाहता था। इसी वजह से वो पहले ही उसके घर पहुंच गया, लेकिन जब ली की जगह पुलिस वालों ने दरवाजा खोला तो उसकी हवाइयां उड़ी और जल्द ही पुलिस ने उसे घेर भी लिया। अब अरेस्ट होने से पहले उसने उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट की थी कि वो एक बार ली से बात करना चाहता है, जिसके लिए पुलिस राजी हो जाती है और इस बातचीत में जेफरी ने उसे अपनी पहचान छिपाने के लिए माफी मांगी और साथ ही ये भी कहा कि वो सचमुच उससे प्यार करता है। जेफरी जहां दिल खोलकर अपनी बातें उससे कह रहा था, वहीं ली पूरी तरह शांत थी और बाद में एक इंटरव्यू के दौरान उसने बताया कि जो भी कुछ हुआ वो इसके लिए जेफरी से नफरत तो नहीं करती है, लेकिन वो काफी डिसअपॉइंटेड थी। इसके बाद भैया जेफरी को वापस जेल में भेज दिया जाता है। वो जेल से भागने के बाद करीब 7 महीने तक आजाद रहा था, लेकिन इस बार उसकी सजा को 45 साल से बढ़ाकर 47 साल कर दिया था और साथ ही उसे अब एक हेवीली गार्डेड प्रिजन में यह सजा काटनी थी जहां से भाग पाना ही नामुमकिन था। जेफरी की कहानी बाकी क्रिमिनल से अलग इसलिए भी है क्योंकि हम देख सकते हैं कि वो शुरू से ऐसा नहीं था। उसे अपने देश से प्यार था, जिस वजह से न सिर्फ वो मिलिट्री का हिस्सा बना बल्कि उसे स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग के लिए भी सिलेक्ट किया गया था। वहां पर जब उसे किसी दूसरे की गलती की सजा मिली तब उसने क्राइम का रास्ता चुना। इसके बाद भी वो शायद सुधर सकता था अगर उसे 5 से 10 साल की सजा दी जाती, लेकिन जज ने 45 साल की सजा देकर इसके सामने ये चॉइस रख दी थी कि या तो वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही बिताए या भागने की कोशिश करे।
वो जानता था कि पकड़े जाने पर भी वो इससे बुरी सजा नहीं दे सकते, इसलिए उसने भागना ही बेहतर समझा। और बाहर आने के बाद भी उसके अंदर इतना गिल्ट बाकी था कि वो शहर छोड़कर भागने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी सच्चाई बताना चाहता था। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या जेफरी के सर्कमस्टांसेस ने उसे एक क्रिमिनल बनाया, या फिर ये सब सिर्फ उसके लिए सिर्फ एक बहाना था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।